आज मायोपिया, हाँ मायोपिया पढ़ेंगे ना, आज मायोपिया ये बस लास्ट में बता रहा हूँ। ऑनलाइन टू ऑफलाइन हो सकता है ना सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। मैं जवाहरनगर वाली बिल्डिंग में हूँ अभी फिलहाल। हाँ मॉर्निंग क्लासेस होती हैं ऑफलाइन में ज़्यादा। न्यूज़ रिपोर्टर तो अलग ही होता है। क्या बता रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर? संज्ञान में नहीं, संज्ञान में नहीं आता हूँ। अचीवर वाले बैच पढ़ाता हूँ जवाहरनगर। घर नहीं गए, घर यहीं है। समुद्र, बिल्कुल सही बात है, जवाहरनगर में समुद्र। लीडर वाला कौन सा बैच होता है ये तो अपने को क्या करना है जान के। ओके तो चलो बहुत बातें हो गई। तो कल जो पढ़ रहे थे हम वापस उसी पे आ जाते हैं। बोर्ड नजर आ रहा है बच्चों? बोर्ड जी आप मुझे बताएं, अब शायद नजर आ रहा होगा। रेस बुक अलग होती है, हाँ अलग होती है। रेस आपको दी गई है रेजोल्यूशन। ओके तो देखो बच्चों, कल जो अपन माइक्रोस्कोप पे मैग्नीफिकेशन पावर पढ़ रहे थे उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखो। उसमें एक फॉर्मूला ये भी होता है सबसे लास्ट में। माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन हम पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोप का, तो मैग्नीफिकेशन पावर के जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे V0 अपॉन 1 प्लस P अपॉन F, इन्हीं में एक फॉर्मूला बच्चों ये भी होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इससे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। ये ट्यूब लेंथ है L जो नजर आ रहा है, ये है ट्यूब लेंथ। ये एक अप्रॉक्स आंसर है, ये इसी का एक अप्रॉक्स वैल्यू है। तो कई बार क्या होगा आपको, अगर वो क्या दे दे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर दे देगा तो u को हम लेंस फार्मूला लगा के पहले v को निकाल लेंगे, फिर ये फार्मूला लगा के मैग्नीफिकेशन पावर निकालेंगे। और कई बार क्या होगा कि वो आपको u0 v0 देगा ही, सीधे ट्यूब लेंथ देगा L, फोकल लेंथ दे देगा दोनों की f1 f2 या f3 f2 बोलते हैं। और फिर पूछेंगे बताओ अब मैग्नीफिकेशन पावर कितना है, तो यहाँ u0 v0 गिवन नहीं है। तो u0 v0 अगर गिवन नहीं है तो ये फार्मूला हम यूज नहीं करते, उसकी जगह आप ये लगाओ। ये है ट्यूब लेंथ, d होता है 25, f और f आपको दे के रखेगा, वैल्यू कुछ करना है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है इसी की, तो उस अप्रॉक्स वैल्यू का जो वैल्यू है वो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज बात करते हैं बच्चों अपना क्या है, मायोपिया। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मायोपिया। तो क्या होता है भाई मायोपिया, बताएगा भाई हेड कौन सा बताओ। अच्छा बच्चों, ये गैलीलियन जो टेलीस्कोप है ये दिया हुआ है हमारे इसमें मॉड्यूल में, कैसगेरियन और गैलीलियन दोनों। तो इसमें अब जो है पैराबोलॉइड मिरर को यूज किया जाता है, देखो अपने मॉड्यूल में दिया हुआ है। वैसे ये है नहीं हमारे सिलेबस में, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। पैराबोलॉइड मिरर को यूज किया जाता है, इसमें यहाँ मिरर लगा होता है, ट्यूब होती है, फिर यहाँ पर मिरर लगा होता है। तो ये जो मिरर होता है बस बीच में से गैप होता है, तो ये जो मिरर होता है ये पैराबोइडल होता है। पैराबोइडल क्यों होता है, क्योंकि जब इनफाइनाइट से रेज आएंगी तो उनमें मार्जिनल रेज भी होंगी। और हमने ये पढ़ा था कि मार्जिनल रेज अगर होंगी और आप यहाँ स्फेरिकल मिरर लगा दोगे, तो स्फेरिकल मिरर अगर हम लगा दें तो उसमें एब्रेशन होने के पूरे चांस है। ये मार्जिनल रेज से स्फेरिकल एब्रेशन आ जाता है। स्फेरिकल एब्रेशन को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है, पैराबोइडल मिरर लगाया जाता है। पैराबोला समझते हैं ना, पैराबोला को 3D में घुमा दो, जैसे पैराबोला इस टाइप का होता है, जिसको चारों तरफ आप घुमा दोगे तो जो 3D शेप बनती है वो कहलाती है बच्चों अपनी पैराबोलॉइड। ठीक, तो उस शेप का मिरर होता है। अच्छा, ये टेलीस्कोप क्यों यूज किया जाता है? जो पुराना वाला हमारा टेलीस्कोप है उसमें क्या दिक्कत है, जिसमें 2 लेंस होते हैं। तो बच्चों 2 लेंस में अपन ने कल पढ़ा था क्लास में कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस हमें बहुत बड़ा रखना पड़ता है, उसका अपर्चर बहुत बड़ा चाहिए होता है। तो इतना बड़ा लेंस हम बनाएंगे कैसे? तो लेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, वो लेंस जो है उसको भारी भी वो बहुत होता है, क्योंकि बीच में उसमें क्या होता है, ग्लास होता है।
ठीक है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, और इतना बड़ा बनाना भी बहुत इम्पॉसिबल जैसे ही है। तो यहाँ पर क्या ऐसा कहा जाए कि आप एक लिमिट से ज़्यादा इस लेंस का साइज बढ़ा नहीं सकते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक तरह से मेथड हो जाता है। तो उसकी जगह हम इस टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं जिसमें हम रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्शन। मगर ये क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं तो सिर्फ मोटा मोटा अपने को ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप कहलाता है ये। और इसमें जो है वो हम एक मिरर को यूज़ करते हैं, पैराबोलिक मिरर को यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। मिरर को यूज़ करने से क्या होता है कि मिरर बनाना आसान होता है कि उसको 2 सरफेस होती नहीं होती, एक सरफेस बनानी होती है, उसकी से आप पॉलिश कर दो, कॉस्ट भी उसकी कम होती है, वेट भी उसका कम होता है, तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। ठीक, हाँ भी चैट बॉक्स में बताएंगे कोई मायोपिया क्या होता है। ये है भाई हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन, उससे पहला है मायोपिया। तो मायोपिया क्या होता है, ये आपने लोअर क्लासेस में जरूर पढ़ा। हाँ बिल्कुल सही बात है। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया का एक नाम जो है वो नियर साइटनेस भी है या आपको शॉर्ट साइटनेस भी है, ठीक है। तो मायोपिया होता क्या है, ठीक। तो मायोपिया क्या होता है दोस्तों, उसको आप 1 मिनट के लिए हटाओ। इसके लिए पहले अपने को जो नॉर्मल आई होती है किसी पर्सन की, उसके बारे में बात करते हैं। मायोपिया क्या है, डिफेक्ट क्या है, वो अलग बात है। तो ये हमने पढ़ा था कि किसी भी पर्सन की बच्चों जो आई होती है ना, तो मान लेते हैं कि ये नॉर्मल आई है हमारा, ये पूरा आई बॉल है, ये यहाँ क्या लगा रहता है, लेंस, आई लेंस है, जो भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है बच्चों। तो आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, हमारी आई का जो फोकल लेंथ होता है, ये क्या होता है, वेरिएबल। ये हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लो कि ये पेन सामने रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे या 40 पे, तो क्या ऐसा कहा जाए जब हम इस पेन को देखेंगे तो हमारी आई कहाँ पर फोकस हो जाएगी, पेन, तभी तो पेन क्लियर नजर आएगा। और मान लो पीछे की दीवार अपन देख रहे हैं तो हमारी आई कहाँ पर फोकस हो जाएगी, वॉल पे, हमें वॉल नजर आएगी। मान लो इसके पीछे कोई बिल्डिंग होती है और हम उस बिल्डिंग को देखना चाहते हैं तो हमारी आई फोकस हो जाएगी बिल्डिंग पे। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी आई क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है और उसी पे फोकस करती है, बिकॉज उसका फोकल लेंथ क्या होता है, वेरिएबल। इसका मतलब ये है, अच्छा हमने नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में बात की थी। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट, जो कि 25 के आसपास होता है, 25 ही होता है इन जनरल, और इनफाइनाइट फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है बच्चों, तो फार पॉइंट जो है इनफाइनाइट, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में कहीं भी रख दोगे तो क्या होगा कि हमारी जो आई लेंस है, उस आई लेंस से जाने वाली लाइट रेज, फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने इनफाइनाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा, तो इनफाइनाइट पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो इनफाइनाइट से क्या आएंगे, रेज आएंगी इस तरह से पैटर्न। और ये जो रेज आएंगी बच्चों, ये रेज जो है वो हमारे आई लेंस में से जाने के बाद कहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पीछे स्क्रीन पे। अच्छा इस स्क्रीन को क्या बोला जाता है, अभी स्क्रीन को क्या बोलते हैं, आपको नहीं मिलती है, बिल्कुल सही बात है। तो रेटिना पे बनेगी बच्चों, तो क्या ऐसा कहा जाए पीछे बिल्कुल प्रॉपर इमेज बनेगी, बिल्कुल शानदार इमेज बनेगी। तो जब इनफाइनाइट से लाइट आती है बच्चों तो हमारा जो लेंस है वो लेंस क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करा के कहाँ पर इमेज बना देता है, रेटिना पे इमेज बना देता है, बिल्कुल क्लियर इमेज, है ना। अच्छा मान लो कि हमने जो है वो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे नहीं रखा और यहाँ पर रखा नियर पॉइंट, इसके बीच में भी कहीं भी रख सकते हो आप। तो क्या ऐसा कहा जाए जब आप नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो यहाँ से भी तो लाइट चलेगी, तो यहाँ से जब लाइट चलती है बच्चों, नियर पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से जब लाइट चलती है तो हमारी आई इस तरह से एडजस्ट करती है अपने आप को कि इसकी जो फाइनल इमेज है वो भी वापस कहाँ पे बन जाती है, रेटिना पे, बिल्कुल शार्प इमेज। यानी ये अपने आप को एडजस्ट कर सकती है इस पूरे रेंज में रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए। मगर क्या होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इसके पार रख दें, मतलब यहाँ रख दें, इस जगह पे आप ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो यहाँ से बच्चों जब लाइट जाएगी तो वो लाइट इस पॉइंट पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और पीछे जाके कहीं कन्वर्ट हो जाएगी। यही डिफेक्ट है एक तरह से, ये पीछे जाके कन्वर्ट हो जाएगी, डिफेक्ट में भी ऐसे होता है। तो क्या ऐसा कहा जाएगा पीछे जाके कन्वर्ट हो जाएगी तो इमेज पीछे बन जाएगी, तो हमारा जो रेटिना है उसके ऊपर एक लाइट जो है वो बिखर सी जाएगी, मतलब एक शार्प इमेज नहीं बनेगी, शार्प पॉइंट इमेज जो हम सोच रहे थे रेटिना पे वो नहीं बनेगी, बल्कि रेटिना पे लाइट क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, क्योंकि पॉइंट इमेज से पीछे की तरफ बनती है। तो यहाँ पर हमें जो है ब्लर्ड नजर आएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि 25 से अगर आप पास ले आओगे तो उसमें ब्लरनेस आ जाती है, हमारे देखने में ब्लरनेस आ जाती है, क्योंकि हमारी जो काम होती है बच्चों को 25 से पास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करता, क्योंकि वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका जो एडजस्टेबल फोकस होता है वो फेल हो जाता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि हमारी जो आई है बच्चों, वो आई कहाँ से कहाँ तक देखने के लिए कैपेबल है, नियर पॉइंट से लेकर फार पॉइंट तक। इसके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और कोई सामान्य पर्सन है, किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर देखेगा। मगर देखो यहाँ क्या होता है कि एज के बढ़ने के साथ, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी कारण से
हमारी जो आई है, जो विजन है, उस विजन में क्या आ जाता है दोस्तों, डिफेक्ट आ जाता है। उसमें से पहला डिफेक्ट है कौन सा, मायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है, हमें पास की चीज तो साफ दिखती है, पास से मेरा मतलब है 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगी, 30 के साथ दिखेगी, 35 के साथ दिखेगी, 50 के साथ दिखेगी, मगर जो दूर ऑब्जेक्ट होगा, इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। मायोपिया में क्या होता है कि जो सामान्य पर्सन होता है उसकी रेंज होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक। तो मायोपिया में क्या होता है कि इधर वाला जो एंड है 25 वाला, ये तो सही रहता है, पास वाली चीज तो साफ नजर आती है, मगर मायोपिया में जो दूर वाली चीज होती है, वो दूर वाली जो चीज है वो वैसे तो इनफाइनाइट तक रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नजर आना चाहिए, मगर इस तरह के पर्सन जिसको मायोपिया हो जाता है, उसका वो जो एंड होता है, जो इनफाइनाइट एंड होता है, फार पॉइंट जो होता है, वो थोड़ा सा इधर खिसक जाता है, मतलब वो इनफाइनाइट ना रखे, इनफाइनाइट से थोड़ा सा इधर आ जाता है। जैसे मान लो कि ये तो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, माना ये 4 मीटर है, माना ये एंड फार पॉइंट कहाँ आ गया, 4 मीटर पे आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी इस तरह के जिसको मायोपिया हो रहा है, उसका अगर फार पॉइंट इनफाइनाइट से खिसक के 4 मीटर पे आ गया, तो उस पर्सन को 25 सेंटीमीटर से लेकर 4 मीटर के बीच में जो ऑब्जेक्ट होंगे वो तो क्लियर नजर आएंगे, मगर 4 मीटर के पीछे वाले जो ऑब्जेक्ट होंगे इनफाइनाइट तक, वो नजर नहीं, मतलब उसकी जो आई है वो 4 मीटर तक बिल्कुल क्लियर देख पाएगी, 25 से लेकर 4 मीटर तक। अच्छा, जबकि जो नॉर्मल पर्सन होता है उसकी आई 25 से लेकर इनफाइनाइट तक क्लियर देखती है। इसका मतलब इस पर्सन का, जिसको मायोपिया हो गया है, इसका वो जो इनफाइनाइट वाला एंड है बच्चों, वो खिसक के कहाँ आ जाएगा, पास। इसका मतलब ये है कि जिसे मायोपिया हो जाता है, जिसे मायोपिया हो जाता है उसका जो नियर पॉइंट है बच्चों, वो नियर पॉइंट तो 25 पे ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, मगर जो फार पॉइंट होता है वो होना चाहिए था इनफाइनाइट पे, मगर इनफाइनाइट की जगह वो किसी फाइनाइट वैल्यू पर आ जाता है। ये एक तरह से उसका फार पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया रहता है फार पॉइंट क्या है। अच्छा, ये डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, आई लेंस से, क्योंकि ये तो पीछे वाला तो इसके ही नहीं है। तो क्या ऐसा कहा जाए बच्चों, मायोपिया जो होता है जिसको अपन शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस बोलते हैं, इसमें दूर का दिखाई देना हमें बंद हो जाता है, दूर का मतलब बहुत ज्यादा दूर का अपने को दिखाई नहीं देगा, इनफाइनाइट का दिखाई देगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस कमी को एक तरह से, ये जो हमारा डिफेक्ट हो गया है इसको दूर करना है। क्या किया जाए, अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जब इनफाइनाइट से लाइट आती है मायोपिया में, इनफाइनाइट से जब लाइट आती है तो क्या होता है कि सामान्य पर्सन होता है उसकी आंख तो क्या करती है, पैरेलल जो इनफाइनाइट से लाइट आती है उसको रेटिना पे फोकस करती है, रेटिना पे मिला देती है, यस, और यहाँ पर एक शार्प इमेज बनती है, और ऐसा तब होता है जब किसी तरह का डिफेक्ट ना हो। मगर जिस पर्सन को मायोपिया हो जाता है उसके साथ चक्कर ये हो जाता है कि जब इनफाइनाइट से लाइट आती है, मतलब इनफाइनाइट का मतलब फार पॉइंट से जब लाइट आती है, तो वो जो लाइट होती है बच्चों, ये क्या करती है, इसका जो आंख है, इसका जो आई लेंस है, वो क्या करता है, इस लाइट को जरूरत से ज्यादा ही, ये जो पैरेलल लाइट आ रही है ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या करता है, पैरेलल आती हुई लाइट को जरूरत से ज्यादा ही मोड़ देता है। जरूरत से ज्यादा ही अगर मोड़ देता है तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है आपका रिफ्रैक्शन या लेंस से पार करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है दोस्तों, वो रेटिना से थोड़ा सा पहले ही आ जाता है, वो रेटिना से थोड़ा सा पहले ही आ जाता है। कहेगी यहाँ पर जो ये लेंस है, ये लेंस इस पैरेलल लाइट को जरूरत से ज्यादा ही मोड़ देता है। अगर एक एप्रोप्रिएट एंगल पे मोड़ता तब तो रेटिना पे जाके मिलता है, सामान्य पर्सन मिलता है, मगर ये जरूरत से ज्यादा ही मोड़ देने के कारण क्या होता है कि जो इनका इमेज बनता है, रिफ्रैक्शन के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है या जो इमेज बनती है दोस्तों, वो रेटिना से थोड़ी सी पहले बन जाती है, और रेटिना से थोड़ी सी पहले बन जाती है तो लाइट जो होती है वो रेटिना पे बिखर जाती है, और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक ब्लर्ड इमेज आपको नजर आएगी, यानी ब्लरनेस आ जाती है। तो अब क्या ऐसा कहा जाएगी कि यहाँ पर इस दूर को दूर कैसे किया जाए, इसका डिफेक्ट कैसे दूर किया जाए, थोड़ा सा तरीका है। यहाँ आपके आई लेंस के साथ समस्या ये हो गई है कि जो पैरेलल लाइट आ रही है उसको ये जरूरत से ज्यादा ही बेंड कर रहा है, जरूरत से ज्यादा कन्वर्ट करा रहा है। कन्वर्ट तो कहाँ कराना था, रेटिना पे, मगर ये कन्वर्ट कराने में ज्यादा इफेक्ट एक तरह से डाल रहा है, ज्यादा कन्वर्ट करा रहा है। तो कन्वर्ट ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट रेटिना से भी पहले मिल जाता है, यही डिफेक्ट है। तो अब क्या ऐसा कहा जाए कि इस डिफेक्ट को दूर कैसे किया जाए, तो बहुत सिंपल बात है, आपका जो आई लेंस है वो जरूरत से ज्यादा ही अगर मोड़ रहा है तो भाई आप ऐसा जुगाड़ करो, एक ऐसा लेंस लगाओ जो ये जरूरत से ज्यादा मुड़ी हुई रेस को थोड़ा सा क्या करना है, डाइवर्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर तो ये मिली नहीं है ना, अगर आपको हल्का सा भी इसको डाइवर्ट करा दो किसी भी तरह से, तो डाइवर्ट करा के बच्चों अगर आप कैसे भी करके इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करा दो, और डाइवर्ट करा के इसे यहाँ ना मिलने दो और यहाँ मिला दो, तो अपना काम चल जाएगा। फिर रेटिना पे शार्प इमेज ना है, आइयो पे समझ लगेगा क्या लॉजिक है इसके।
तो अब क्या ऐसा कर दे भी हम इस लाइट को जो बेंड हो रही है लाइट हमारी आई लेंस जाने के बाद जो बेंड हो रही है इसे थोड़ा सा खोलना चाहते हैं, डाइवर्ट कराना चाहते हैं। तो डाइवर्ट कराने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाए? डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस इसका एक तरह से क्या हो गया, कॉनकेव लेंस इसका क्या हो गया बच्चों, एक तरह से सॉल्यूशन हो गया। आप एक एप्रोप्रिएट फोकस लेंस का कॉनकेव लेंस लगाएं तो आपका ये डिफेक्ट दूर हो जाएगा। अब देखो करना क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस की बात करते हैं थोड़ा सा। ये तो अपने कॉन्सेप्ट समझा है कि इस पर्सन की क्या समस्या है। इसकी जो वो रेंज होती है 25 से लेकर इनफाइनाइट तक की, तो इनफाइनाइट वाला पॉइंट होता है थोड़ा सा पार है, उसी को फार पॉइंट बोलते हैं। सामान्य पर्सन के लिए फार पॉइंट कहाँ होता है? इनफाइनाइट पे। इसके लिए इनफाइनाइट पे नहीं होता, इसके लिए थोड़ा सा नजदीक होता है, 4 मीटर 5 मीटर 10 मीटर। ठीक, अब क्वेश्चंस में क्या करना होता है भाई, इसके आई में ये डिफेक्ट है, ये तो हमें समझना है। हम ये चाहते हैं कि ये डिफेक्ट दूर हो जाए और ये भी बिल्कुल उसी तरह से देखने लग जाए जिस तरह से कोई नॉर्मल पर्सन देखता है। तो नॉर्मल पर्सन कहाँ तक देख पाता है? अंदर इनफाइनाइट तक देख पाता है। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे भी रखा हो तो वो ऑब्जेक्ट भी ये आराम से देख पाए। हम ये तो चाहते हैं ना, तो सामान्य पर्सन बनाना चाहते हैं। तो ये कहाँ से? फार पॉइंट से आगे। ये फार पॉइंट से आगे के ऑब्जेक्ट को बच्चों नेक्स्ट नहीं देख पाता है। तो फार पॉइंट के आगे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको ये नेक्स्ट आई से नहीं देख सकता है। तो हमें करना ये होता है कि जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, ठीक, और हम चाहते हैं कि ये उस इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट को देख ले। तो हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के और आई के बीच में लेंस लगा देते हैं कॉनकेव। उससे क्या होता है कि अगर आपने बीच में लेंस लगा दिया तो दोस्तों अब हम ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे बल्कि हम इस लेंस पे बनने वाली इमेज को देखेंगे, क्योंकि लाइट तो लेंस में से होके हमारी आंखों तक आएगी ना। यानी अब हम जो है, अगर आपने लेंस यूज कर लिया है तो अब आप किसको देखोगे? इमेज को देखोगे। और हमें मालूम है कि आप इमेज को देखो या ऑब्जेक्ट को देखो या मर्जी पड़े जिसको देखो, अगर वो इमेज कहाँ बन गई? इसके फार पॉइंट पे, आदमी के फार पॉइंट पे बन गई, पर्सन के फार पॉइंट पे बन गई। तो क्या ऐसा कहा जाए बच्चों कि अगर इमेज फार पॉइंट पे बन गई तो फार पॉइंट तक तो ये देख ही सकता है ना साफ साफ। तो इसकी आई में डिफेक्ट आया है, मान लेते हैं फार पॉइंट जो है वो 5 मीटर देख सकता है, 5 मीटर तक ये बिल्कुल साफ देख पाएगा। 5 मीटर के उधर रख दोगे तो कुछ नहीं देख पाएगा। तो अगर ये नेक्ड आई से देखने की कोशिश करेगा तो 5 मीटर के उधर कुछ नहीं देख पाएगा। तो हमें करना ये होता है कि जो 5 मीटर के पीछे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनको दिखाने के लिए, उनको साफ दिखाने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं? लेंस। और अब इस तरह से लेंस लगाते हैं कि उस फार पॉइंट से पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनकी इमेज कहाँ बन जाए? आंसर है फार पॉइंट बन जाए। और अगर इमेज फार पॉइंट पे बन गई तो क्योंकि अब हम क्या देखने वाले हैं? इमेज देखने वाले हैं। और इमेज मतलब कहाँ पर बन रही है? फार पॉइंट पे बन रही है। तो फार पॉइंट पे बनी हुई चीज को हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। यानी यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सामान्य पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता था? इनफाइनाइट हो सकता था। तो इसके लिए भी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ मान लेंगे? इनफाइनाइट पे। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की इस लेंस की हेल्प से मतलब इमेज कहाँ बनाएंगे? फार पॉइंट। यानी ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट पे और इमेज बनेगी फार पॉइंट पे। फार पॉइंट की तो इसकी रेंज है, कि रेंज में लेंगे कुल मिला बस समझ। तो इस लेंस का काम जो है वो बहुत ही सिंपल सा काम है। अच्छा भी बताएं, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे? आंसर इनफाइनाइट। इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे? आंसर है फार पॉइंट, क्योंकि हम तो इमेज देखेंगे, क्योंकि लेंस बीच में आ गया, नेक्स्ट आई को देखेंगे। ठीक, तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। तो बच्चों ये करता क्या है, इसमें टेक्निकली क्या होता है लेंस लगाने के बाद, वो अगर अपन समझना चाहें इस रे डायग्राम से तो देखो ऐसे समझ सकते हैं। इसी में देख लेते हैं अपने खुद के समझने के। मान लीजिए कि ये मायोपिया वाला पर्सन है ना, ये उसकी आई है और इसको डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमने कॉनकेव यूज कर लिया है। तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ से जब इनफाइनाइट से जो लाइट आई है, अगर डायरेक्ट इनफाइनाइट से लाइट आ रही है और कहीं लेंस आप यूज नहीं कर रहे हो तब तो ये इमेज नहीं बन जाएगी। ये तो हो गया डिफेक्ट। अब होता क्या है कि जब हम लेंस लगा देते हैं कॉनकेव वाला, तो जो इनफाइनाइट से लाइट आती है वो पहले किसमें से पास होती है? लेंस में। अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्जिंग लेंस लाइट को पहले ही हल्का सा क्या कर देता है? बाहर की तरफ मोड़ देता है, डाइवर्ट करा देता है। तो ये इस तरह से डाइवर्ट कराता है। अब ये डाइवर्ज जो रेज है ये जाके टकराती है हमारी आई लेंस। ठीक, अच्छा आई लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स वाला है। तो वो तो लाइट पड़ते ही क्या करेगा? तो कन्वर्ट कराने की कोशिश करेगा। तो अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पहले तो सीधी पैरेलल ही लाइट जा रही है जिसको कि ये कन्वर्ट करा, ठीक है। मगर अब की बार आप देखो हल्की सी ये डाइवर्ट हो चुकी है। हल्की से अगर डाइवर्ट पहले हो चुकी है तो जब वो कन्वर्ट कराएगा उतना कन्वर्ट नहीं करा पाएगा जितना कन्वर्ट इस डायग्राम में करा, और उतना कन्वर्ट कराएगा जितने कन्वर्जन से फाइनल इमेज कहाँ बन जाए? रेटिना। आगे बात समझ रहे हैं?
तो कॉन्केव ने क्या किया कि जो पैरेलल जाती हुई लाइट थी उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, फिर कॉन्वेक्स ने उसको क्या किया, कन्वर्ट किया। अब कॉन्वेक्स ने जब कन्वर्ट किया तो वो फाइनली कहाँ पहुंची, रेटिना में। अगर आप इस लेंस को हटा दो और डायरेक्ट पैरेलल लाइट गिरा दो आई लेंस के ऊपर, तो वो जरूरत से ज्यादा ही कन्वर्ट कर रहा था, इसीलिए तो ये डिफेक्ट जनरेट हुआ। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अच्छा आप सोचो जरा, पैरेलल लाइट आ रही है, कॉन्केव को पार करके ये ऐसे डाइवर्ट हो रही है। अब ये जो डाइवर्ट लाइट है यही पे टकरा रही है ना हमारी आंख पे, तो हमारी आंख को तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट इनफाइनाइट से नहीं बल्कि यही तो इंसिडेंट है बेटा, और ये अगर इंसिडेंट लाइट है हमारी आंख के लिए, तो इंसिडेंट लाइट के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी इस आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनका इंटरसेक्शन होगा, इनका, और इनका जो इंटरसेक्शन है वो डॉट पीछे बढ़ाने पर यहाँ नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी आंख को तो ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं बल्कि यहाँ, और यहाँ अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या ऐसा कहा जाए दोस्तों, ये जो पॉइंट है जहां पर आपको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो क्या ऐसा कहा जाए ये जो ऑब्जेक्ट वाली जगह है ये होना चाहिए आपकी क्या, मतलब हमारी आंख को ऐसा लगना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे नहीं बल्कि फार पॉइंट पे है। अब टेक्निकली वो तो अपन समझते हैं कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनेगी वो, यानी हमें इमेज नजर आती है, कहाँ पे रखी हुई नजर आती है, कहाँ पे रखी हुई नजर आती है, फार पॉइंट पे रखी हुई नजर आती है। ठीक, अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, देखो ये सब दिया हुआ है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, ये रेटिना से पहले ही बन जाती है इमेज, ठीक, कॉन्केव लेंस को यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये फार पॉइंट है पर्सन के लिए, फार पॉइंट पर्सन में दिया रहेगा 5 मीटर 6 मीटर 10 मीटर जो भी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे, फार पॉइंट के इधर रखोगे और डायरेक्ट नेक्ड आई से देखोगे तो कुछ दिखेगा। तो यहाँ लेंस लगा के हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ क्या बना देते हैं, इमेज, और फिर वो पर्सन उस इमेज को देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, if the reference object is not given then it is taken as infinity। हमें ये reference object अगर given नहीं है तो उसको infinite पे मान लेंगे, ये लाइन समझ आ रही है। कल का होमवर्क डिस्कस करेंगे, कल का होमवर्क कर लिया होगा ना आप लोगों ने, नहीं किया होगा तभी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन दिए थे कल को होमवर्क करने के लिए, अभी कर लिया। हमें तो ये समझ में आ गया, ये इनफाइनाइट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट अगर गिवन नहीं है, भाई ऑब्जेक्ट तो कहीं भी रखा जा सकता है ना। आपका फार पॉइंट मान लो कहाँ पर आ रहा है, 4 मीटर पे आ रहा है, 4 मीटर के आगे 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर 10 मीटर कहीं पर भी रखो ऑब्जेक्ट, उनमें से कोई सा भी नहीं दिखेगा अगर नेक्ड आई से देखो। तो हमें एक ऐसा लेंस डिजाइन करना है, कॉन्केव लेंस डिजाइन करना है जो उस आदमी को परफेक्ट बना दे, मतलब उसके डिफेक्ट को इस तरह से हटा दे। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं, कोई कहे कहाँ रख सकते हैं, तो आंसर है भाई फार पॉइंट के पीछे आप कहीं भी रख सकते हो, वो सभी दिक्कत होगी। मगर एज एन स्टैंडर्ड, क्योंकि हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, हेल्दी पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं, तो हेल्दी पर्सन कहाँ रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख पाता है, आंसर इनफाइनाइट पे रखे हुए को देख पाता है। हम भी बच्चों को कहाँ पर ऑब्जेक्ट रख के दिखा देते हैं, इनफाइनाइट पे, यानी हम ऑब्जेक्ट को सीधे कहाँ रखेंगे, इनफाइनाइट पे रख दिया नहीं, और उसका इमेज कहाँ बनवा लेंगे, फार पॉइंट पे। जैसे ही इमेज दिखेगा ये बड़ा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फार पॉइंट तक भी देख सकता है, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब है। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, लेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसमें u क्या रखना है, कुछ नहीं दिया है तो इनफाइनाइट, v क्या रखना है, आंसर है पावर पॉइंट रखना है, कैलकुलेट करके f निकाल लेना है। अगर पावर पूछ लिया जाए आपसे तो 1/f पावर होती है लेंस की, तो पावर के लिए आप 1/f लगाओ, आंसर आ गया। अच्छा बताइए कौन सा लेंस है, कॉन्केव। कॉन्केव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव, इसमें पावर भी कैसी आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब ये है, देखो पावर नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन में ऐसे कहा जाए कि एक पर्सन जो है वो एक लेंस यूज करता है जिसकी पावर -2 डायोप्टर है, लेंस यूज करता है जिसकी पावर -2 डायोप्टर है, इसका मतलब वो लेंस कौन सा हुआ, कॉन्केव। और अगर कॉन्केव लेंस को इस्तेमाल कर रहा है तो सबका उसका मायोपिया है, उसको डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया है। तो मायोपिया जो है वो अपना कॉन्केव लेंस होता है, पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो पावर का साइन देख के या फोकल लेंथ का साइन देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह का डिफेक्ट उसके विजन में है, ठीक है बच्चों। अच्छा ये 100 कहाँ से आ गया ऊपर, 100 कहाँ से आ गया, ये 100 इसलिए आया है क्योंकि इन जनरल जो डिस्टेंस होती है वो किसमें होती है, सेंटीमीटर में। तो अगर आप यहाँ सेंटीमीटर में रखते हो और यहाँ पावर किसमें चाहते हो, डायोप्टर में, तो डायोप्टर में पावर तभी मिलेगी जब फोकल लेंथ को सेंटीमीटर की जगह मीटर में रखा जाएगा, तो डायोप्टर तो ऐसे ही है। तो ये 100 जो है वो हमने सेंटीमीटर मतलब रखा है।
अच्छा, दूसरा डिफेक्ट कौन सा होता है? दूसरा डिफेक्ट ये तो मायोपिया हो गया। आई होप समझ में लग गया होगा क्या करना है इसमें, ठीक है। कुल मिला के जो रेंज के बाहर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बना लो, रेंज में बना ऑब्जेक्ट, तो कितना करना होगा, रेंज में आ जाएगा तो दिखने लगेगा। इमेज वर्चुअल बनेगी, अरे इमेज वर्चुअल पे बनेगी, रेटिना में इमेज रियल बनेगी, पर्दा है ना एक तरह का, स्क्रीन है। हाइपरमेट्रोपिया, हाँ भैया हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया देखो भाई, हाइपरमेट्रोपिया को अपन क्या भी बोलते हैं, फार साइडनेस, बिल्कुल सही बात है, ठीक। इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है दोस्तों, बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो क्लियर नजर आते हैं, मगर ये कभी ठीक हो सकता है क्या, ये तो डॉक्टर ही बताएगा। मैं तो यही बता सकता हूँ कि कितनी पावर का लेंस लगाने से काम कर रहा है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे हाइपरमेट्रोपिया की, तो मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो केस हमने अभी पढ़ा उसका रिवर्स। इसमें क्या होता है, पास की चीज नहीं होती, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारी मसल्स जो होती है ना, आई क्यूब क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो होता क्या है कि जो हमारी आइडियल रेंज है सामान्य पर्सन के लिए, वो होती है 25 से लेकर इन्फाइनाइट। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है दोस्तों कि जो 25 वाला पॉइंट है ना, नियर पॉइंट, फार पॉइंट तो वही रहता है इन्फाइनाइट, यानी इन्फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट अपन रख देते हैं, 25 पे अगर आप ऑब्जेक्ट रख देते हो, कुछ भी नजर नहीं आएगा, उसको ये डिफेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे खिसक जाता है। मतलब वो जो रेंज होती है वो मायोपिया वाले केस में तो इन्फाइनाइट से खिसक के थोड़ी सी पास आ जाती है, मतलब फार पॉइंट थोड़ा सा खिसक के पास आ जाता है। इस डिफेक्ट में वो इन्फाइनाइट वाला तो इन्फाइनाइट पे रहता है पॉइंट, हमारा रेंज का जो पॉइंट है, और ये 25 वाला थोड़ा सा खिसक के 30 पे, 35 पे, 40 पे ऐसे निकल जाता है। इसका मतलब मान लो कि किसी का नियर पॉइंट 25 की जगह 30 पे आ रहा है, इसका मतलब वो 30 और उसके बाद के सारे ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखेगा। मगर क्या ऐसा कहा जाए कि वो 30 से पहले रखे हुए ऑब्जेक्ट, यानी अगर आप 25 पे कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो सामान्य पर्सन को उसको क्लियरली देख पाएगा, मगर जिसको हाइपरमेट्रोपिया होगा वो 26 पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को, 27 पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को, 29 पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाएगा। उसके लिए क्लियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, कम से कम 30 पे या फिर उसके बाद, तो 30 मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा नियर पॉइंट होता है आपके सामने 25 वाला, वो थोड़ा सा पीछे, तो ये एक तरह का जो गैप है 25 और आपके नए नियर पॉइंट के बीच का जो गैप है, इसमें अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, इसी डायग्राम में समझ लेते हैं, दिखा रखा है। देखो बच्चों, जिसके डिफेक्ट हो जाता है ना, उसके साथ ये दिक्कत हो जाती है कि अगर हम यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखें और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, नियर पॉइंट है सामान्य पर्सन के लिए 25 वाला, तो अगर आप यहाँ पे रखोगे, अगर इसकी आई में कोई डिफेक्ट नहीं होता तो होता ये कि 25 वाले ऑब्जेक्ट, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट से जब लाइट चलती तो ये इस लाइट को प्रॉपर कहाँ पर मिला देता, रेटिना पे मिला देता और एकदम शार्प इमेज बनती अगर डिफेक्ट नहीं होता तो। मगर अब क्या हो गया है कि इसकी जो मसल्स है, मसल्स के कारण ही तो ये जो लाइट है ये बैंड हो गई, रेटिना पे मिल रही है, ये मसल्स हो गई है थोड़ी सी वीक। तो ये मसल्स अगर वीक हो गई है बच्चों, तो ये आती हुई लाइट को उतना कन्वर्ट नहीं करा पाता, थोड़ा सा कम कन्वर्ट करा पाता, और थोड़ा सा जब ये कम कन्वर्ट करा पाएगा, थोड़ा सा फिर जाएंगे इस तरह से लाइट, तो क्या ऐसा कहा जाएगा थोड़ा सा कम कन्वर्ट करा पाएगा तो लाइट इस रेड वाली लाइन पे ना जाके ब्लैक वाली पे जाएगी, पीछे जाके कहीं मिलेगी, क्योंकि जितने कन्वर्जन की जरूरत थी रेटिना तक जाने के लिए उससे थोड़ा सा कम ही करवा पा रहा है। क्यों करवा पा रहा है, क्योंकि इसकी मसल थोड़ी सी वीक होगी, कुल मिला के उससे डिफेक्ट होगी, तो यहाँ पर कहीं जाके इमेज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पर्सन है उसकी आई वीक हो जाने के कारण वो रेटिना पर लाइट को मिला नहीं पा रहा है, बैंड नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा उसकी बैंडिंग में थोड़ी सी कमी रह जा रही है, इस कारण से इमेज पीछे जाकर नहीं मिल जाती है। तो अब इस दोष को कैसे दूर किया जाए भाई, इस डिफेक्ट को कैसे दूर किया जाए, तो क्या ऐसा कहा जाए इसकी जो आई है वो तो कैपेबल नहीं है कन्वर्ट कराने के लिए सही जगह, मगर यदि हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, कौन सा लेंस लगा दें, कॉन्वेक्स, भाई कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे ना, कन्वर्जिंग कराना है, इससे पहले वाले में कॉन्केव को लगाया था क्योंकि उसमें जरूरत से ज्यादा ही कन्वर्ट करा रहा था, रेटिना से पहले ही कन्वर्ट करा के इमेज बना रहा था, तो थोड़ा सा फैलाना था कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ज्यादा कन्वर्ट कराना है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स। ये लॉजिक समझ बच्चे लग गया कि कॉन्वेक्स कराएंगे। अभी कितने फोकल लेंथ का होगा, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में आपको नियर पॉइंट दिया जाए,
ऐसे कहेगा एक पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, उसका नियर पॉइंट 30 सेंटीमीटर का है, तो बताओ कौन सा लेंस लगाएं, कितनी फोकल लेंथ का लगाएंगे, काम चल जाए। सीधा सा आंसर है कॉन्वेक्स लेंस का। दूसरा है फोकल लेंथ कितनी रखी जाए, उसका भी सीधा आंसर है। भाई सामान्य पर्सन कहाँ तक की चीज को देखता है, 25 तक, 25 तक को, ये कहाँ तक को देख पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नियर पॉइंट 30 पे है, तो 30 के बाद सारी क्लियर दिखेगा, 30 और 30 के बाद सारी क्लियर दिखेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 25 पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि सामान्य पर्सन भी 25 वाले को देख पाता है ना। अब 25 पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा, डायरेक्ट उसको देखने की कोशिश की, वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि डिफेक्ट क्या चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बीच में लगाते हैं एक लेंस, और वो लेंस क्या करता है बच्चों, 25 वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बना देता है पर्सन के नियर पॉइंट, जैसे 30 तो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, 30 पे। और अब हमें ऐसा लगेगा, ये लेंस की बात की, तो अब हमें ऐसा लगेगा कि लेंस से जो लाइट आ रही है वो 25 से नहीं बल्कि 30 से आ रही है, यानी हमारे नियर पॉइंट से आ रही है। और हमारे नियर पॉइंट से आ रही है तो हमें दिखाई देने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होता है बच्चों, 25 पे, और उसकी इमेज कहाँ बना देनी होती है, नियर पॉइंट, जो भी कोई नियर पॉइंट ऑप्शन में दिया है। ठीक, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, ये सब आप पढ़ो। कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इसका नियर पॉइंट जो है ये 25 वाला पॉइंट है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखना है अपने को, और इसके नियर पॉइंट पे इमेज बनाना है, ये करना होता है, इसीलिए इसको यू बोला गया है, तो यू, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, वापस लेंस डायोप्टर में अगर आपको पावर चाहिए तो आप मीटर में रखो, फोकल लेंथ को कैलकुलेट करोगे तो पावर डायोप्टर में, ठीक है। अच्छा सोच के बताएं, इस लेंस की पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, हाँ बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव आएगी। सर इस तरह से तो हम 20 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, मगर आपका जो आई है हमारी, जो मसल्स है हमारी, वो नेचर ने कहाँ तक देखने के लिए डिजाइन की है, 25 के लिए डिजाइन की है। अब मान लो कि आप 20 पे ऑब्जेक्ट रखते हो और ये कोशिश करते हो, बिल्कुल आप सफल हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लेंस का फोकल लेंथ कम ज्यादा करके आप 20 पे का 10 वाले को भी दिखा सकते हो। भाई 10 पे ऑब्जेक्ट रखो और उसकी इमेज कहाँ बना लो, नियर पॉइंट पे बनाओ, तो बिल्कुल दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर एक्चुअल में क्या होगा कि जब आप 25 से भी पास वाले ऑब्जेक्ट को भी क्लियर देखने की कोशिश करोगे यूजिंग अ लेंस, तो आपकी आंख पर इतना ज्यादा जोर पड़ेगा, हमारी मसल्स पर इतना ज्यादा जोर पड़ेगा कि हेडेक होने लग जाएगा आपको परमानेंट। मतलब ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि हम बने ही किस चीज के लिए, 25 सेंटीमीटर तक तो हमारी आई क्या कर सकती है, स्ट्रेस को बियर कर सकती है, और उससे ज्यादा आप कोशिश करोगे दिखाने की, एक तो आप जरूरत से ज्यादा अत्याचार कर, अरे बात सुन रहे हो। तो 20 वाले को अपन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे जो है सिर में दर्द होने जाता है। जैसे कभी किसी के चश्मा लग रहा हो, तो चश्मा जिसके लग रहा हो, तो जैसे डॉक्टर के पास अपन जाते हैं तो वो क्या करता है, जो मिनिमम पॉसिबल पावर का लेंस है जिससे आपका काम चल जाए वो लगाता है। ऐसा नहीं कि वो पावर बढ़ा दे, पावर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 25 से ही पास का आपको दिखने लगेगा, और उस केस में क्या होगा, पावर अगर बढ़ा दी जाएगी तो आपको सिर दर्द होने लग जाएगा। हम उसके लिए बने नहीं। अरे ठीक है ना भाई, हाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव कौन होगा, इसका पावर नेगेटिव आएगा। अभी कॉन्वेक्स लेंस लगाया हमने इस केस में, पावर नेगेटिव आता है कि कॉन्वेक्स का, पॉजिटिव आएगा। कनन वर्मा नेगेटिव, फोकल लेंथ इसके लिए 25 क्यों रखेंगे, अरे यार फोकल लेंथ तो निकालनी है ना अपने को। ऑब्जेक्ट लेंथ ऑब्जेक्ट लेंथ हम क्या रखेंगे 25, इमेज लेंथ क्या बनाएंगे, जो नियर पॉइंट होगा उस पर इमेज बना देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो फोकस आ जाएगा, फोकस को कैलकुलेट करना है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, अच्छा भैया प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो दोनों तरह की दिक्कत है, जिसको पास का भी नहीं दिख रहा है, दूर का भी नहीं दिख रहा है। अब इस डिफेक्ट को क्या, इसमें क्या हो जाएगा, प्रेस बायोपिया में जो आपकी रेंज होती है 25 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो दोनों तरफ से श्रिंक हो जाएगी। नियर पॉइंट तो आगे खिसक जाएगा और फार पॉइंट पीछे खिसक जाएगा। जैसे मान लो नियर पॉइंट तो 30 पे आ गया और फार पॉइंट जो है 4 मीटर पे आ गया, यानी 30 सेंटीमीटर से 4 मीटर तक के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तब तो साफ दिखेगा, और इसके बियॉन्ड होगा तो ब्लू दिखेगा।
तो इस डिफेक्ट को कैसे दूर किया जाए? आंसर, इस वाले डिफेक्ट को दूर करने के लिए तो कॉन्केव लेंस लगाएंगे और इस वाले के लिए क्या लगाएंगे? कॉन्वेक्स। दोनों लेंस एक साथ लगाने पड़ेंगे उसकी आप पे। तो ये आपने देखा होगा ना, जो कई ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनका जो लेंस होता है ना बच्चों आपका, वो ऊपर से तो कॉन्केव होता है, नीचे से छोटा सा ये ऐसा लेंस बनता है। दोनों लेंस होते हैं उसके अंदर, ये बाइफोकल लेंस बोलते हैं उसको। ये आधे हिस्से में तो कॉन्वेक्स लगा रहता है नीचे। क्यों? तो कॉन्वेक्स की वजह से आप पास की चीजों को साफ देख पाओ, और ऊपर लगा रहता है कॉन्केव, जिससे आप दूर की चीजों को भी साफ देख पाओगे। तो इस तरह से आप दोनों ही जो एक तरह से लिमिटेशन है उनको दूर करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? ये अपने को जानना भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, सिर्फ इतना सा जान लो कि जैसे मान लो कोई चौकोर ऑब्जेक्ट है इस तरह से। अब इसको अगर इस तरह के डिफेक्ट वाला कोई पर्सन देखता है, तो चौकोर ऑब्जेक्ट हमें भी चौकोर ही दिखना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो एक गलत बात है। चौकोर आपको चौकोर ही दिखना चाहिए, है ना। अब क्या ऐसा कहा जाए कि अगर किसी भी रेक्टेंगुलर शेप के, किसी भी पर्टिकुलर शेप के ऑब्जेक्ट को अगर दिख रहे हो, तो ये साइड हमें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए और ये साइड हमें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। इस तरह के डिफेक्ट वाले पर्सन को क्या होता है, तो या तो एक्स एक्सिस में क्लियर नहीं दिखता या तो फिर वाई एक्सिस में क्लियर नहीं दिखता। मान लो किसी को एक्स एक्सिस में क्लियर नहीं दिखता, तो वो इस बॉक्स को एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा फैला हुआ दिखता है। ये मतलब होता तो ऑब्जेक्ट ऐसा है और तो दिखता ऐसा है। तो ये भी एक तरह का क्या है, डिफेक्ट है, जिसको सिलेंड्रिकल लेंस की वजह से या सिलेंड्रिकल लेंस की हेल्प से हम हटा सकते हैं। ठीक है। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई क्वेश्चन आने के चांस नहीं। सब क्वेश्चन करते हैं। पहला ट्राई करो कॉपी में। A person cannot see clearly an object kept at a distance beyond 100 centimeter. Find the nature and power of the lens. अभी beyond 100 centimeter नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको कौन सा एक तरह से डिफेक्ट हुआ? 100 के बाद वाला नहीं देख पा रही थी, मायोपिया। कौन सा हुआ? मायोपिया हुआ। 100 के बाद नहीं देख पा रहे हो ना, यानी 100 से इनफाइनाइट तक कुछ नहीं दिख रहा, मायोपिया हुआ। अब क्या किया जाए? कॉन्केव लेंस लगाया जाए। उसकी फोकल लेंथ बताओ कितनी रखी जाए? फोकल लेंथ आ गई तो 1/f का क्या पावर निकाल सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट करो बच्चों। तो यहाँ पर क्या ऐसा कहा जाए, इसको सामान्य व्यक्ति बनाना है, इसे एक नॉर्मल पर्सन बनाना है जो इनफाइनाइट तक देख सकता हो। तो अगर आप इसको इनफाइनाइट तक दिखाना चाहते हो, तो ये मान लो कि इसकी आई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं। ये तो 25 नियर पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, नियर पॉइंट तो बिल्कुल इसका एकदम क्लियर है, पास में तो बिल्कुल साफ दिखता है। ठीक है। मगर इसका जो फार पॉइंट है, वो फार पॉइंट कहाँ है? 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर, यानी इसके बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर के बियॉन्ड आप कुछ भी रख दोगे तो दिखेगा नहीं है, साफ नहीं दिखेगा, कुल मिला के डिफेक्ट है। तो अब हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपर देख पाए। तो प्रॉपर देखने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे क्यों रखेंगे? क्योंकि सामान्य पर्सन के लिए भी तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, जिसको क्लियर देख लेता है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर एक लेंस, और वो लेंस क्या करेगा बच्चों, हमारे लिए इस इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को कहाँ पहुंचा देगा? फार पॉइंट पे। अब इस पर्सन को ऐसा लगेगा, तो ये लेंस से जाने वाली लाइट की तो यहाँ तक पहुंचेगी, तो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं बल्कि कहाँ है? फार पॉइंट पे। जबकि वो कहाँ होगा? इनफाइनाइट पे। यानी इसको बिना पता चले ही ये कहाँ पे ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा? इनफाइनाइट वाले को। यानी एक सामान्य पर्सन की तरह देख यूजिंग ए लेंस। अब तो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आगे भाई -b, सभी का -1 आ रहा है। सर बोलते हैं कि उम्र के साथ मायोपिया ठीक हो जाता है। हाँ हो जाता होगा, मुझे नहीं मालूम, किसी डॉक्टर से पूछना भी। मुझे तो ये बताओ कितना फोकल लेंथ आएगा, पावर क्या आएगा? D2 ये आने वाला है। -100, जिनका -100 आ रहा है उन्होंने यूनिट में गड़बड़ कर दी। फोकल लेंथ देखो बच्चों, फोकल लेंथ जब आपने निकाली तो सेंटीमीटर में आ रही है वो, और पावर किसमें होती है? डायोप्टर में, ऐसा यूनिट में। यानी सेंटीमीटर को किसमें बदलो? मीटर में। तो यहाँ फोकल लेंथ जो -100 सेंटीमीटर आ रहा था, उसमें बदलेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे उसको। 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो? F इक्वल्स टू -100 आ रहा है ना, तो क्या लिखोगे? 1 मीटर। तो पावर क्या होती है? 1/f। f आपने ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, तो यहाँ कर दो, सॉल्व कर दो। -100 नहीं आएगा, दिया का -100 आ रहा है, अनन्या का पहले -100 आ रहा है, फिर 0.01 आ रहा है।
अब सही आ रहा है -1। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का आ गया -2। ठीक, केतन गोयल कुछ भी बोल रहा है, सब हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन कभी बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी पेन लो, सॉल्व करो। सॉल्यूशन नहीं देखो, सॉल्यूशन नहीं देखो। सॉल्यूशन यहाँ से हाइड नहीं हो सकता है ना, ये तो पीडीएफ पीडीएफ होती है ना, पीडीएफ में तो चेंज करना है ना। सॉल्यूशन आप देखोगे हमको क्वेश्चन पढ़ोगे, हर्षवर्धन हाइड सॉल्यूशन। (2.33D) 2.33D बिल्कुल सही है, 2.33D ही दिया हुआ है। 2.33 ठीक। सभी का आ गया 2.33 आ गया आंसर, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो FR साइटस पर्सन, ये हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट हो गया, हैज ए नियर पॉइंट 60 सेंटीमीटर। हाँ बच्चों, इसका नियर पॉइंट कहाँ दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर पे। मतलब ये अगर हम हाफ मान ले, इसकी आई मान लें, तो इसका नियर पॉइंट कहाँ है, नियर पॉइंट इसका है 60 पे, जबकि बाकी लोगों को तो 25 पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी नजर आता है। हम इसके लिए भी 25 पे ऑब्जेक्ट रख देंगे और उसकी इमेज कहाँ बनवा लेंगे, इसके नियर पॉइंट पे। तो क्योंकि क्या देखेगा, इमेज देखेगा, तो इसको ऐसा लगेगा कि इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है, साफ देखेगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को तो हम कहाँ रखेंगे, 25 पे। यू का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 25, साइन कन्वेंशन समझती। वी कहाँ पर पहुंचा देंगे, नियर पॉइंट पे, यानी कि -60 पे। सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे बच्चों, एफ निकाल लेंगे। अब ये एफ भी किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है, तो मीटर में बदल लो। तो 300/7 को 3/7 मीटर लिख सकते हैं। अब पावर पूछी गई है, तो पावर के लिए क्या करेंगे, 1/f कर देंगे, 7/3 आ जाता है, मतलब 2.33D आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको नियर पॉइंट देगा और पावर ही पूछेगा आपसे। ऐसा भी हो सकता है कि वो पावर दे दे, छोड़ के देखो, ऐसे कहेगा कि भाई एक पेशेंट है, इसके जो है वो जो यूज कर रहा है चश्मा, उसका पावर प्लस का 2.33। तो प्लस देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया। इसका मतलब ये है कि इसमें वो आपसे पूछेगा नियर पॉइंट बताओ, इस पर्सन के लिए नियर पॉइंट क्या है। मतलब वो पावर ऑफ लेंस दे देगा और आपसे क्या पूछेगा, नियर पॉइंट पूछेगा, नियर पॉइंट बताओ कहाँ से। तो इस केस में उल्टा चलना है हमें। तो पावर दी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे, सेंटीमीटर में। अरे ठीक है ना, फोकल लेंथ निकालेंगे तो सेंटीमीटर में निकलेंगे। उसके बाद बच्चों हमें यू पहले से ही पता है, यू कितना होता है 25, तो यू होता है 25। पावर अगर गिवन है तो यहाँ से आपके पास एफ आ जाएगा, और एफ अगर आ जाएगा तो लेंस फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो डी, और वो जो वी होगा बच्चों वही नियर पॉइंट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नियर पॉइंट देके वो फोकल लेंथ देके नियर पॉइंट, तो उल्टा जाएगा। जैसे इससे अगला करके बताओ जरा, देखो A person is able to see between 50 centimeter and 4 centimeter clearly. A person is able to see between 50 centimeter and 4 centimeter. 4 centimeter clearly. 4 सेंटीमीटर नहीं, मीटर कर दो उसको। अरे सेंटीमीटर कैसे हो सकता है, 4 सेंटीमीटर को क्लियर तो नहीं देखते, मीटर। हाँ बच्चों, ए पर्सन इज एबल टू सी बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर क्लियरली। समझ में लग गया क्या हो गया। इसका नियर पॉइंट तो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फार पॉइंट मतलब वो जो रेंज थी ना 25 टू इनफाइनाइट किसी जनरल पर्सन के लिए, वो रेंज स्ट्रिंग होके इस तरफ तो कहाँ पहुंच गई है 50 सेंटीमीटर पे नियर पॉइंट, और फार पॉइंट कहाँ आ गया 4 मीटर पे। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि इससे कौन सी दिक्कत है, स्ट्रेस वायु की, दोनों तरफ से दिक्कत है। तो अब बताएं भाई इसका इलाज कैसे किया जाए। उनको 2 लेंस लगाने पड़ेंगे। एक तो वो लेंस होगा जो पास की चीजों को क्लियर दिखाएगा, 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज को क्लियर दिखाएगा, और एक वो लेंस होगा जो इनफाइनाइट पे रखी हुई चीज को क्लियर दिखाएगा। तो जो लेंस आप लगा रहे हो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए, वो कॉन्केव होना चाहिए। वो क्या करेगा, इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को 4 मीटर पे इमेज बना देगा।
ठीक है ना, तो उससे फोकल लेंथ उसकी आ जाएगी अलग अलग। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो पहले के हमने 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, किस क्वेश्चन में हम दोनों को मिक्स करेंगे, कैलकुलेट करके बताओ क्या है। मौलिक जन का आंसर आ गया 2D एंड 0.25। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। हाँ, बाई फोकल लगाएंगे इसमें, तो 2 अलग अलग फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। एक तो निकालो मायोपिया के लिए और एक निकालो हाइपरमेट्रोपिक के लिए, 2 अलग अलग एफ निकालने पड़ेंगे। निकालो। शांभवी का भी आंसर आ गया। कुमुद, हर्षवर्धन का एक क्या है, अनन्या का आ गया 0.25 इन 4 मीटर। सही बेटा। दिया का भी आ गया 1, मनीष का भी आ गया। आयुसेफ आलम, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सरनेम आलम, इनका भी सही है। नहीं सही नहीं है, 2D वाला सही है, 0.2 सही नहीं, 0.25 आएगा। दिव्यांश का 2D, एक आंसर आ गया 2D। तनिष्का के दोनों सही है। केतन गोयल 2D, दूसरा भी निकालो ना बेटा, 2D पे एक किया है, 2 आंसर है। 2 क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों डिफेक्ट हैं। पूजा का 2D आ गया, शंकर लाल मीना दोनों आ गए। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस की जरूरत नहीं है, आप आंसर बताओ। अभिषेक कुमार, आयुष राज का आंसर है 2D एंड 0.25D। 0.25 के आगे माइनस लगाओ वरना गलत आंसर है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। साइन के साथ आंसर देना होता है पावर का, ताकि ये पता चल सके कौन सा लेंस यूज किया है। यहाँ प्लस माइनस के साथ आंसर देना है, चाहे फोकल लेंथ पूछी जाए या पावर पूछा जाए आपसे। नुजहत निसार का एक आंसर आ रहा है। कनन वर्मा का लगभग सभी क्या है। 4 किसका आ रहा है, अंशिका का 4 आंसर आ रहा है। 4 कैसे आ गया भाई, सर आ गया, वेरी गुड। तो बच्चों इस तरह के सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी इनमें खास करने के लिए है नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको मायोपिया है उसको इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रख के उसका इमेज कहाँ बना दो, फार पॉइंट पे बना दो, काम खत्म हो। और जिसको प्रेस मायोपिया है उसके लिए क्या करेंगे हम, 25 पे ऑब्जेक्ट रख के नियर पॉइंट पे इमेज बना देंगे। ठीक है, तो उसका वो डिफेक्ट दूर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करके बताओ। देखो ये जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं, ये अभी तक जो है, ये जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं बच्चों, ये अभी तक अपन ने जो भी डिस्कशन किया है उसमें हमने ये माना हुआ है, कि जो आई लेंथ है, अब देखो यहाँ पे नई चीज पढ़ते हैं, बोर्ड पे लिखा क्वेश्चन हो गया। उसमें हमने ये माना हुआ है कि जो आई लेंस है और जो हमने बाहर से लेंस लगाया है, चाहे वो कॉन्वेक्स या कॉन्केव है ना, जैसे मान लो कि कॉन्केव है, तो जो बाहर से हमने मायोपिया के लिए कॉन्केव है, तो जो बाहर से बच्चों हमने लेंस लगाया है, इस लेंस में और आई पीस का जो लेंस है, आई का जो लेंस है, उनके बीच में किसी तरह का कोई गैप नहीं है। यानी डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर करो या यहाँ से मेजर करो, एक ही बात है, बिकॉज इनके बीच में हमने किसी तरह का कोई गैप नहीं माना है। मतलब हमने मान रखा है कि जो चश्मा है बिल्कुल आप भी चुपका हो, ऐसे माना है। जबकि रूटीन लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो आई लेंस होता है वो तो आई के अंदर होता है, और ये जो ग्लास होता है थोड़ा सा उससे दूर होता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो थोड़ा सा अगर गैप होता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन करके देखिए। देखो बच्चों, नियर पॉइंट हो या फार पॉइंट हो, वो इस ग्लास के लिए डिफाइन नहीं है, वो तो हमारी आई के लिए डिफाइन है। आई के लिए ना वो नियर पॉइंट या फार पॉइंट जो भी होता है। जबकि u और v जो हम लेते हैं लेंस फॉर्मूला में डालने के लिए, वो u और v कहाँ से लेते हैं, लेंस से, यहाँ से। क्योंकि इसी लेंस के लिए तो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, आई वाले के लिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे। आई वाले से तो क्या लिखना होता है, क्या देखना होता है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट की डिस्टेंस आई से लेनी होती है, और u और v की डिस्टेंस कहाँ से लेनी होती है, इस लेंस से जो आप आगे लगा सकते हैं, कॉन्वेक्स लगाओ चाहे कॉन्केव लगाओ, कोई से नहीं। अगर इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, जैसा अभी तक किसी क्वेश्चन में हमने गैप नहीं लिया है, तो उस केस में तो नियर पॉइंट जो है वही इसका क्या हो गया था, u या v हो गया, कोई भी कुछ हो गया, पास पास है क्योंकि गैप नहीं है। मगर यहाँ अगर गैप दे दिया जाए तो कैलकुलेशन करते हैं समय हमें ध्यान रखना है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट जो भी डिफेक्ट है उसके हिसाब से वो कहाँ से मेजर करना होता है, आई से।
जबकि यू और वी कहाँ से मेजर करना होता है, लेंस और यूज का। ठीक, तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। सॉल्यूशन नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन को देखो और दिमाग लगाओ। A far-sighted person can see object beyond 94 centimeter clearly। इसका मतलब 94 सेंटीमीटर क्या वो बताओ। 3/92 अभी है, वेरी गुड। A far-sighted person can see object beyond 94 centimeter clearly। इसका मतलब ये, एक मिनट, हाँ इसमें केवल एक ही फोकल लेंथ आएगा। ये 94 सेंटीमीटर क्या है, 94 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, 94 सेंटीमीटर क्या है, नियर पॉइंट है या फार पॉइंट है, नियर पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब 94 सेंटीमीटर पे आप ऑब्जेक्ट ले आओ या उसके बियॉन्ड आप ऑब्जेक्ट रखो, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और 94 के अगर इधर ऑब्जेक्ट होगा तो फिर वो हमें नहीं दिखेगा। उसके लिए किस तरह का चश्मा लगाया जाए वो आप कैलकुलेट करके बताओ। अभी करते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं इसलिए। कॉनकेव लगाया जाए, अरे वाह शाबाश, अंशुल अमन, कॉनकेव, हाउ टू फाइंड वी, वही तो सोचना है। मानस जायसवाल, कॉनकेव, अरे भैया कॉनकेव इसके लिए लगाते हैं क्या, फाइव साइडनेस के लिए, नियर साइडनेस के लिए लगाया जाता है कॉनकेव, मायोपिया के लिए। कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस, कनन वर्मा, ये हमेशा गलत ही आंसर देता है जो भी। फार साइटनेस में कौन सा लेंस यूज होता है, फार साइटनेस में ये फार साइटनेस मतलब लॉन्ग साइटनेस में कौन सा लेंस यूज होता है, देखना जरा। कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव जवाब क्यों दे रहे हो, ठान के बैठे हैं क्या कुछ लोग, तो हमें तो गलती करनी है, जो भी गलत है नेगेटिव में चाहिए सर नंबर। हाँ सोच के बताओ क्या आंसर आएगा इसका। आंसर दिया है -3/92, ठीक है, और ये आंसर देखने से ही पता चल रहा है कि गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ लेंस कौन सा यूज करने वाले हैं, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स का बच्चों पावर जो होता है नेगेटिव थोड़ी होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कैलकुलेशन गलत। और आप में से ज्यादातर ने बस ये आंसर देख के आंसर लिख दिया कि यही गलत है। हाँ कॉन्वेक्स होगा, बिल्कुल सही, कॉन्वेक्स होगा। तो कॉन्वेक्स होगा बच्चों, तो कॉन्वेक्स का जो पावर है 1/f तो नेगेटिव थोड़ी होता है, कॉन्वेक्स का पावर तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, तो पावर 1/f की तो होता है। हाँ इसका मतलब कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आंसर दिया हुआ है गलत है। केतन गोयल अभी भी 3/92 करने जा रहा है, गलती नहीं ढूंढ रहा है इसमें। ये मतलब उल्लू बना दिया हमें, आंसर दिखा के कुछ भी करवा दिया उल्टा सीधा। कहीं ने नेगेटिव देख के भी शायद हो सकता है कॉनकेव बोल दिया होता, नेगेटिव आंसर आ तो कॉनकेव बोल दिया जाता है, तो उसको बोल आंसर रॉन्ग है, बिल्कुल सही बात है। आप अपना निकालो, ये गलत है आंसर। इसलिए तो कहा कॉपी पेन लेके बैठा आप सॉल्व करो, देखो मिल जाता है। सर पर्सन को फार साइटनेस है, हाँ फार साइटनेस लिखा हुआ, और कैसे लिखेगा, मतलब उसको पास का नहीं दिख रहा है साफ साफ, कहाँ के बाद दिख रहा है, 94 के बियॉन्ड। अपूर्व सिंघल, वैल्यूज इनकरेक्ट साइन के साथ पुट की हुई हैं, बिल्कुल सही बात है, ये वैल्यूज ही गलत पुट की हुई हैं, इनके साइन गलत लगे हैं, बिल्कुल सही है, इसीलिए आंसर गलत आ रहा है। तो आप अपना निकालो, अपना बताओ क्या आंसर, फिर चेक करते हैं। 3/92 तो नहीं आ रहा है।
अरे आंसर नहीं देखो, आंसर देखने को तो मना किया था ना, आंसर नहीं देखो। 3/92 कुलदीप मीणा अभी भी 3/92 की अटकी है गाड़ी, 3/92 नहीं आएगा। अच्छा एक ने और दिमाग लगाया है, हाँ चल सोनी 3/19 की जगह 92/3 कर दिया, वेरी गुड। एक का आंसर है 5/92, देखो क्या आता है 5/92 होता है सही आंसर। थ्री बाय 92 आ रहा है क्या प्लस में? फोकल लेंथ पूछा हुआ है, फोकल लेंथ निकालना है हमें। अच्छा हाँ ये फोकल लेंथ, ये तो 1/f आ रहा है, बस 92/3 जैसे ही आना है। ये तो इन्होंने क्या है पावर लिखी हुई है, क्वेश्चन में फोकल लेंथ पूछा है, फोकल लेंथ निकाल दो 92/3, ठीक है 92/3 प्लस में 23/47, 92/3 5/92 देखते हैं। सर ये आइडिया अच्छा है, हाँ ये तो आइडिया बिल्कुल अच्छा ही है, गलत आंसर बता दो तो लोग गलत ही जाने लग जाए, तो दिमाग नहीं लगाता है कि कैलकुलेशन गलत भी तो हो सकती है। ठीक, अब बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं ना, बहुत हो गया, ठीक है इसको भूल जाओ, ये गलत है, ये इसमें साइन करने में गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए फार साइडिंग पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 94, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा पर्सन, ये उसका लेंस हो गया बच्चों, ठीक है। नियर पॉइंट दिया हुआ है हमें 94, नियर पॉइंट कहाँ से मेजर करते हैं, आंसर है हमारे लिए तो होता है नियर पॉइंट, पर्सन के लिए तो होता है, उसके लिए लेंस लगाने की जरूरत थोड़ी होती है, ठीक। तो नियर पॉइंट, जो नियर पॉइंट है बच्चों, नियर पॉइंट जो है इसका वो है 94 सेंटीमीटर पे, है ना। कहाँ से 94? आई से 94, मगर आगे कह रहा है आई और ग्लास के बीच में कितना गैप है, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कोई आप लेंस लगाने वाले हैं, हमें मालूम है हम कॉन्वेक्स लगाने वाले हैं, तो वो कॉन्वेक्स लेंस बच्चों इस आई के बिल्कुल पास नहीं बल्कि 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि यहाँ लेंस है, सही है ना। ये गैप कितना है, 2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लेना है, ये आंसर पूछा हुआ है, ठीक है। अब आप सोचो जरा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि उसका इमेज कहाँ बन जाए, ये नियर पॉइंट में बन जाए, मगर वो इमेज बनाता कौन है, वो इमेज बनाता है बच्चों ये वाला लेंस, तो फिर डिस्टेंसेस भी तो इसी लेंस से लेनी पड़ेगी ना हमें। तो सामान्य पर्सन के लिए नियर पॉइंट क्या होता है, 25, इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, आई से 25 पे। बच्चों हम क्या करते थे, 25 पे ऑब्जेक्ट रखते थे, उसका इमेज कहाँ बनाते थे, नियर पॉइंट में बनाते थे, यही तो करते थे ना, वही अभी भी कर रहे हैं, ठीक। तो आई से 25 पे हमें ऑब्जेक्ट रखना है, आई से रखना है मगर ये, ठीक। अब क्या ऐसा कहा जाए आई से 25 पे रखा, इस लेंस से तो 23 पे ही रखा था आपने, क्योंकि पीछे तो 2 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक। अब इस लेंस के लिए सोचो, इस लेंस को क्या करना है, इस लेंस को 23 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यार आई से 25 पर है, लेंस से तो 23 हुआ ना, हम तो लेंस का डिस्टेंस मेजर करेंगे क्योंकि इमेज भी तो लेंस ही बना रहा है, ये बात समझ में लगती है अपने को। तो बच्चों लेंस से कितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, 23 पे, इमेज कहाँ बनानी होती है, आंसर है नियर पॉइंट पे बनानी होती है, और नियर पॉइंट मेजर कहाँ से करते हैं, आंसर है आई से मेजर करते हैं, जो कि 94 दिया हुआ है। तो आई से जो नियर पॉइंट है वो 94 पर है, मगर क्या ऐसा कहा जाए इस लेंस से तो नियर पॉइंट जो है वो 94 - 2 यानी कि 92 सेंटीमीटर पे ही हुआ। इसका मतलब हम केवल लेंस की बात करें, केवल लेंस की बात करें तो क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू माइनस का 20 एंड फाइनल v इज इक्वल टू माइनस का 92, बाकी 94 तो आई से, लेंस से तो 92 ही। अब इन दोनों वैल्यूज को आप पुट करो और आराम से सॉल्व करके f निकालो, क्या इस सॉल्यूशन में ये साइन ही गलत लगाया इसलिए गलत आंसर आ रहा है। U25 ही लेंगे, अरे U25 आई से लेंगे भैया, लेंस से अपने को लेना है ना, तो 25 - 2 23 लगेगा। वंशराज 92/5 आ रहा है, 92/5। फोकल लेंथ निकालना है हमें, मंगला गौरी फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ 92/5
92/3, 92/5, 92/3, अभी भी अलग अलग आंसर आ रहा है। 92/3, 92/3, ज्यादातर का 92/3 ही आ रहा है, तो 92/3 ही लगभग सही मान लिए थे। नहीं, कैलकुलेट किया जाए, 92/5 होगा। हाँ भाई, कैलकुलेट करो क्या आएगा। देखो ये रहा फॉर्मूला, v और u हमने समझ ही लिया। ये आपको ये समझ में आ गया कि जो ग्लास होता है, जब गैप होता है ग्लास और आई के बीच में, तो जो डिस्टेंसेस लेनी होती है बच्चों फॉर्मूले में रखने के लिए, वो लेंस से लेनी होती है, एक्सटर्नल लेंस से जब लगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंसेस वहां से लेनी होती है, जबकि फार पॉइंट जो होता है या नियर पॉइंट जो होता है वो कहाँ से लिया रहता है, आई से लिया, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में 2 सेंटीमीटर का गैप नहीं था, तो हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मगर यदि गैप दे रखा है तो लेंस से डिस्टेंस अलग आएगी और आई से डिस्टेंस अलग आएगी। क्वेश्चन में डिस्टेंस आई से दी हुई, जबकि हमें लेंस से चाहिए, तो हमने लेंस में उसको डिस्टेंस को निकाल लिया। ठीक, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/v, तो 1/v और 1/u। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है ये तो हटाओ और इसकी जगह यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 1/v, क्या लिखा जाए, माइनस का 1/90, ठीक है। ये तो v हो गया, 1/v माइनस फॉर्मूले में होता है, और पीछे 1/u, u खुद कितना है, माइनस का 20। अब इसको कैलकुलेट करो, तो ये 92 23 कितना है, इसमें हमारा 92 आ रहा है, ये माइनस है, -1, और यहाँ पीछे क्या आ जाएगा, प्लस का 3, नहीं कितना 23 और 92 कितना हो गया, 4 आ जाएगा, मतलब ना प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/92, मगर ये तो 1/f आया है, हमें तो फोकल लेंथ पूछा हुआ है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 92/3, ये आंसर, और ये प्लस में आ रहा है, और प्लस में ही आना चाहिए, तो सही आंसर है 92/3। तो देखा आपने, कैलकुलेशन गलत दी हुई थी, तो कई लोगों ने पहले गलत ही आंसर दिए, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है बच्चों, तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक बार आंसर में आया हुआ है, अगर लेंस और आई के बीच का गैप दे रखा हो उसे भी आपको कंसीडर करना है, ठीक है। एक आपको होमवर्क दिया था रेनबो पढ़ने के लिए, तो रेनबो 2 तरह के होते हैं, पढ़ा होगा ना, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, रेनबो जो है उसमें क्या क्या मॉड्यूल में दिया हुआ है, किस वजह से रेनबो बनता है बेटा, वाटर ड्रॉप जो होती है उसमें लाइट जाती है, एक बार रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होने के साथ साथ ही डिस्पर्स भी हो जाती है, कलर में टूट जाती है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर वो वापस बाहर निकलती है। तो 2 बार तो रिफ्रैक्शन होता है, एक बार अंदर जाते समय और एक बार बाहर आते समय, और एक बार क्या होता है, रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसमें ध्यान रखना TIR नहीं होता है ऐसे कहीं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो 2 तरह के अपने रेनबो होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो आपको सिर्फ इतना सा जान लेना है कि जो प्राइमरी रेनबो होता है, आपका तो लिखो मॉड्यूल में लिखा हुआ है, प्राइमरी जो रेनबो होता है ना, मतलब उसमें रेड कलर की लाइट सबसे ऊपर होती है, ब्लू कलर की सबसे नीचे होती है, एंगल में गैप कितना होता है, 40 और 42 के बीच में एंगल होता है, सब डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। और जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें ब्लू ऊपर होता है, रेड सबसे नीचे, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है अपने को। दूसरा जो है बच्चों, रेनबो में अपने को ये भी ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी रेनबो होता है, सेकेंडरी रेनबो थोड़ा सा धुंधला दिखता है, उतना क्लियर नहीं दिखता होगा, एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है। अब प्राइमरी जो रेनबो होता है उसमें एनर्जी बिल्कुल ज्यादा आती है, तो बिल्कुल साफ दिखता है। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी जो रेनबो होता है क्लियर दिखता है, और सेकेंडरी थोड़ा सा डल, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे एक पॉइंट और दिया हुआ है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग भी दिया हुआ था, पढ़ने के लिए कहा था, स्कैटरिंग पढ़ा है आपने, स्काई ब्लू को नजर आता है, रेनबो से क्वेश्चन नहीं आता है, आउट ऑफ सिलेबस है रेनबो, फिर भी उसको जस्ट रीड कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ आएगा तो थ्योरेटिकल का क्वेश्चन आएगा, और इन्हीं 2-3 में से एक आएगा। अच्छा, एक काम की बात और भी है, होमवर्क लिखो, होमवर्क नहीं है, रमन इफेक्ट सिलेबस में नहीं है,
स्कैटरिंग, हाँ बच्चों, स्काई ब्लू क्यों नजर आता है? सनसेट के समय और सनराइज के समय जो है वो अपना जो क्लाउड होते हैं वो बिल्कुल थोड़े से रेडिश नजर आते हैं, ऐसा क्यों? स्कैटरिंग की वजह से। तो स्कैटरिंग आपको पढ़ने के लिए कहा है रेनबो और स्कैटरिंग आप पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अगली क्लास में जो है हम स्कैटरिंग को भी डिस्कस करेंगे और रेनबो को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये है भी सिलेबस में थोड़ा सा ही। इसके लिए आप एनसीईआरटी को या तो रीड कर लो या मॉड्यूल में पीछे जो दिया हुआ है उसको रीड कर लो। मॉड्यूल में एक कैमरा भी दिया हुआ है, उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि कैमरा किसी भी सिलेबस में नहीं है, इनफैक्ट आईटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है एक तरह से वो, ठीक। तो हमें जो है वो होमवर्क लिखो। अगला टॉपिक बताओ वेव ऑप्टिक्स है, और वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए मैकेनिकल वेव, जो 11th में आपने मैकेनिकल वेव पढ़ा था, मैकेनिकल वेव या तो साउंड वेव पढ़ा हुआ, साउंड वेव और एक वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव पढ़ा दीजिए, वेव 11th में पढ़ लिया होगा। वीक है, वीक को तो अपन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अभी तो सिर्फ अपने को उसके बेसिक की जरूरत है, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए, ये टॉपिक अलग है उससे, ठीक है। बस थोड़ा सा अपने को इक्वेशन क्या होती है, वेव की वगैरह वगैरह थोड़ा सा पता होना चाहिए, ज्यादा डीप नहीं, बेसिक पता होना। हाँ, जहां जहां जरूरत पड़ेगी अपन डिस्कस कर लेंगे वेव को। हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें एक कौन सा बच गया अपना, स्कैटरिंग और मेथड है, वो कंप्लीट। स्कैटरिंग में वैसे सिलेबस में नहीं, फिर भी अपने को पता होना। हाँ, दोनों बिल्कुल आपस में रिलेट करते हैं, वेव ऑप्टिक्स और जो रे ऑप्टिक्स, सॉरी वेव ऑप्टिक्स और जो पुरानी अपनी वेव है वो थोड़ी बहुत आपस में रिलेट करती है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन के। जैसे आपने वेव में पढ़ा हुआ ना इंटरफेरेंस, कितने लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ रखा है? हाँ, बोर्ड में आता है, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सब बोर्ड में आता है, हमारे भी आता है इंटरफेरेंस। यस सर, पढ़ा है, यस सर, रिमेम्बर नहीं है तो घर पे पढ़ना है अपने को। तो बच्चों अगली क्लास का जो आपका होमवर्क है वो पढ़ना है आपको, जो मैकेनिकल वेव 11th में पढ़ी है साउंड वेव, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा इंटरफेरेंस। उस इंटरफेरेंस को जस्ट अपने को रीड करना है, क्योंकि ये टॉपिक पूरा का पूरा है ही इंटरफेरेंस। वेव ऑप्टिक्स में अपने को मेनली क्या पढ़ना है, इंटरफेरेंस ही पढ़ना है। तो वो इंटरफेरेंस के जो फॉर्मूले हैं बच्चों, वो फॉर्मूले एज इट इज बिल्कुल वही हैं जो किसके हैं, साउंड वेव में इंटरफेरेंस के। तो आप इंटरफेरेंस के जो फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, जैसे आई मैक्स आई मीन वगैरह निकालते थे, उनको जस्ट एक बार रिवाइज करें, और अगर रिवाइज नहीं है तो वो अपन यहाँ पर रिवाइज करेंगे, और फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लो तो ये टॉपिक आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए वाइंड अप करते हैं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये टॉपिक हो गया बच्चों अपना खत्म, लगभग 1 महीने से भी ऊपर हो गया, काफी लंबा टॉपिक था ये। इसके आप अलग अलग पेजेस पे क्या करें, फॉर्मूले लिखें, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। होमवर्क क्या है, होमवर्क पूरा का पूरा एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो टॉपिक खत्म हो गया तो पूरा मॉड्यूल होमवर्क ही है, और होमवर्क आपको समय समय पे करते जाना। एक आप बिगिनर वर्क करें, और मंडे को जो अपना डाउट काउंटर रहता है, डाउट टाइम रहता है, इसमें अपने सारे जितने भी बिगिनर बॉक्स के डाउट हैं या कोई इलस्ट्रेशन में डाउट है वो आप सारे के सारे पूछ सकते हैं। पीडीएफ का पूरा जो है पूरा ऑप्टिक्स का पीडीएफ इसी क्लास में देते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। वेव्स को आप थोड़ा सा क्या करें, रिवाइज करें, वेव्स को आप रिवाइज करें, वेव को एक बार देखें, उसके बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ काम आएंगे।